जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। ये एंसेंट हिस्ट्री का फाइनल पार्ट है। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन थे? पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश। और चालुक्यों की 3 राजधानियाँ थीं, कल्याणी, वातापी और बैगी। तो पल्लव वंश सबसे पहले देखते हैं। इसके प्रथम शासक थे महेश वर्मन और सेकंड थे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन के बाद महिंद वर्मन द्वितीय आए, फिर परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन सेकंड और नरवर्मन। इसके संस्थापक थे पल्लव वंश के सिंह विष्णु और इनकी राजधानी थी कांची, जो कि तमिलनाडु में जो वर्तमान का कांचीपुरम है। नेक्स्ट है मत विलास प्रवचन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी थे, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गए थे। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया था का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बात पीकोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हिंसोंग भारत कांची में आया था। परमेश्वर वर्मन स्वयं मतावलंबी था और उसने लोकादित्य, एकमल्य, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुड़भजन आदि की उपाधियां धारण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासन नरसिंह वर्मन सेकंड था। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजराजेश्वरी मंदिर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन सेकंड ने। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। किस मंदिर के निर्माण से? राजराजेश्वरी मंदिर के निर्माण से। नेक्स्ट पॉइंट है चोल वंश। चोल वंश के स्थापक थे विजयालय। 850 से 887 ईस्वी तक रहे थे और उनकी राजधानी थी तंजाई, जो कि तंजौर या तंजावुर कहते हैं। तंजावुर का वास्तुकार कुंचर मल्लन राजराज पेरू तच्चन था। चोलों के स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किए थे। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम कोंडराम की उपाधि धारण किया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम 5 को हराकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण ली थी। राजराज प्रथम था वो शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करके राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंडचोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कोलोतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया था, उसे तिरुपति मंदिर में स्थापित किया था। स्थानीय चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? स्थानीय स्वशासन। उर सर्वधारण लोगों की समिति होती थी, जिसका कार्य था सार्वजनिक कल्याण के लिए किताबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्काल कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष कहा था। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहते हैं। चोलकाल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाए थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को भूमि का स्वामी होना चाहिए, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए और उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी बातें बताई गई हैं सभा का सदस्य होने के लिए। फिर आता है राष्ट्रकूट।
राष्ट्रकूट के प्रथम शासक थे कृष्ण प्रथम, फिर ध्रुव आए, गोविंद तृतीय, फिर अमोघ वर्ष, फिर कृष्ण सेकंड, इंद्र सेकंड और कृष्ण थर्ड। संस्थापक थे दंती दुर्ग 752 ईस्वी में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकिर या मानिखेत वर्तमान का मालखेड़ या सोलापुर के निकट है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्रुव राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसके कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। एलोरा एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा जो कि संख्या 14 है, जिसमें एक चैत्य है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष रूप के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख प्राचीसी यात्री थेनियट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट वैष्णव, शैव, शाक्त के संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। फिर आते हैं चालुक्य। चालुक्य में कौन आता है? पहले तैलप प्रथम, फिर तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, रामेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य फोर्थ और सोमेश्वर सेकंड, तैलप थर्ड। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। इनकी राजधानी मानखेड़ थी। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ की राजधानी हटाकर कल्याणी, जो कि वर्तमान का कर्नाटक है, को बनाया था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य फोर्थ। विल्हड़ एवं ज्ञानेश्वर विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में ही रहते थे। मितछरा हिंदू विधि ग्रंथ और यावलक्य की स्मृति का पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। मितछरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। विक्रमादेवचरित की रचना विल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन पर प्रकाश डाला था। फिर आते हैं वातापी। वातापी में पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य ये शासक रहे हैं। जयसिंह वातापी चालुक्य वंश की स्थापना किए थे। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। राजधानी थी वातापी जो कि बीजापुर के निकट है। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापाथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 में परास्त किया था। इसकी राजधानी बादामी थी और उसकी राजधानी बादामी पर इसने अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया था। इसी विजय के बाद में नरसिंह वर्मन ने वातापी विकोन की उपाधि धारण की थी। तो कब परास्त किया था नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को? 642 ईस्वी में। और इसकी राजधानी बादामी किसकी? नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय की जो राजधानी बादामी थी उस पर अधिकार कर लिया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला वंश है सीमावर्ती राज्यों का अभी देखें तो पाल वंश आता है। इसमें पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इनकी राजधानी मुंगेर थी और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल आद्यंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। इसी में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। फिर आता है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी और इसकी राजधानी नदिया जो कि लखनौती। सेन सिंह के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मणस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे।
राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो इसमें पहले आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था। प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने कृष्ण के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में आए थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। अगला है गढ़वाल के राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। राजधानी वाराणसी थी। पृथ्वीराज सेकंड ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर युद्ध में हराया था और मार दिया था। चौहान वंश, इस वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ, जो कि विशलदेव था, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। वे ललित विग्रह नामक नाटक की रचना की थी, विग्रहराज की। नेक्स्ट है पृथ्वीराज थर्ड। इस वंश का अंतिम शासक था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई थी। और तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। अगला वंश है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। राजधानी धारा थे इनकी और प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। कविराज की उपाधि से इसे विभूषित किया गया था और अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर आते हैं चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकबुक्ती था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। ये पूछे जा चुके हैं प्रश्न। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के मंदिर विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। अगला पॉइंट, धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। धंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। अगला वंश है सोलंकी या चालुक्य वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इनकी राजधानी अहिल्यावाड़ थी और मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के पर आक्रमण किया था। तो ये भी पॉइंट पूछा जा चुका है। भीम प्रथम के सामंत विमल के ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सोलंकी का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। तो ये था प्राचीन इतिहास का आखिरी पार्ट। अभी तक सारा प्राचीन इतिहास 4 लेक्चर में पढ़ाया गया है, तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। इसी टाइप के कंटेंट के लिए अगला लेक्चर होगा मिडिवल हिस्ट्री पर, जो एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे।
हैंड रिटन नोट्स के साथ इसको पढ़ाएंगे मिडिवल हिस्ट्री को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।